हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर मैं आपके साथ। अभी तक मेटलर्जी में हम लोगों ने ओट्स पढ़ लिया है और मेटलर्जी चैप्टर चल रहा था। ओट्स पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। ओट्स के बाद हम लोगों ने कंसंट्रेशनिंग ऑफ ओट्स पढ़ लिया था। उसके कई सारे प्रोसेस पढ़े, लीचिंग पढ़ा, फिजिकल प्रोसेस पढ़ा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ा। उस पर सारे क्वेश्चंस कर लिए, जेई मेंस के, जेई एडवांस के। फिर बात आई थी एक्सट्रैक्शन ऑफ ओट्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओट्स जो है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओट्स जो है, उसमें जो है हम लोगों ने प्रोसेस देखा कि कैसे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन होता है। फिर हमने रिडक्शन देखा। फिर रिडक्शन के अंदर की भाई कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, है ना, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट होगा, हमारे लिए इकोनॉमिक होगा, है ना। उसके लिए जो है इलिंगम भाई साहब ने थर्मोडायनेमिक्स की बात की, रिडक्शन प्रोसेस की। इलिंगम जो है एक वैज्ञानिक है, एचजेटी इलिंगम, है ना। इन्होंने जो है एक डायग्राम बनाया डेल्टा जी वर्सेस टी का। डेल्टा जी वर्सेस टी का एक डायग्राम बनाया। और बेटा ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलिंगम डायग्राम किसके बीच में बनाया गया है। जेईई मेंस से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो डेल्टा जी वर्सेस टी का बनाया गया था, है ना। तो और ये यहाँ पर जो है, जो डायग्राम है वो डायग्राम हेल्प करता है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, किस टेम्परेचर में पॉसिबल होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट होगा, है ना। तो कौन सा रिड्यूसिंग बेस्ट होगा उसके लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत, है ना, बहुत स्मार्टली मैंने ये पार्ट कवर किया है ना। इलिंगम डायग्राम जो है बहुत लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत स्मार्टली आप बहुत आसान भाषा में समझ सकते हो इलिंगम डायग्राम क्या है। अंत तक, है ना, जुड़े रहिएगा। और देखिए यहाँ पर कि पहली बार इलिंगम डायग्राम किसके बीच बनाया गया है, डेल्टा जी वर्सेस टी के। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, पढ़ाया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स का बहुत फेमस है, डेल्टा जी बहुत बार आता है। डेल्टा जी वर्सेस टी के बीच में, है ना। फॉर ऑक्साइड्स, जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनके बीच बनाया गया है। बेस्ड ऑन 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल, है ना। 1 मोल ऑक्सीजन के बेस पे बनाया गया है, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बेस पे बनाया गया है ना। किस लिए बनाया गया है, दो रीजन है ना। प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर, किसी भी ओर का जो उसका ऑक्साइड बन चुका है, आप ऑक्साइड बना चुके हो इन द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड इन द रोस्टिंग, जो आपने ऑक्साइड बनाई है उस ऑक्साइड से मेटल को निकालना है, ठीक है। तो जो इन्होंने बताया कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज करें कि रिएक्शन फिजिबल हो जाए, पॉसिबल हो जाए। फिजिबल मतलब क्या हो गया, फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल हो जाए। तो प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर, पहली बात। दूसरी बात, चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट रहेगा, है ना। तो ये डायग्राम बहुत कुछ कहता है बेटा, ये कलरफुल डायग्राम आपको बहुत कुछ कहता है ना। एनसीईआरटी में अगर आपको कोई चीज यहाँ दिक्कत है, आप एनसीईआरटी से जो है इस पार्ट को देख सकते हो, डायग्राम आप वहां से देख सकते हो। बाकी मैंने बहुत नीट एंड क्लीन चीजें बनाई है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर है क्या, करता क्या है। हुआ ये कि इन्होंने डेल्टा जी वर्सेस टी के बीच में एक ग्राफ बनाया, प्रैक्टिकली ग्राफ बनाया कि ये जो है, ये ग्राफ जो है ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, डेल्टा जी इतना होगा, इतना होगा। ये प्रैक्टिकल मैनर में लिंगम भाई साहब ने अलग अलग ऑक्साइड की क्या बनाई, है ना, यहाँ पे ग्राफ बनाया, ठीक है। अब आखिर बात आती है इस ग्राफ की जरूरत क्या है ना, क्या जरूरत है, क्यों थर्मोडायनेमिक्स का यूज कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर आपको नहीं पता है ये टर्म्स क्या है ना, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स एक बार रिवाइज करना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूं कि डेल्टा एच क्या होता है बेटा, डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी चेंज। टी क्या है, टेम्परेचर। जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब आप जानते हो कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए, फिजिबल होने के लिए, पॉसिबल होने के लिए डेल्टा जी को मस्ट बी निगेटिव होना चाहिए। ये कहां से प्रूफ होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाता हूं मैं सेकंड लॉ से, और जो है डेल्टा जी के पार्ट से वहां से पढ़ाया जाता है कि डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव होना चाहिए, है ना, मस्ट बी निगेटिव होना चाहिए। किसी भी रिएक्शन के फिजिबल होने के लिए, किसी सिस्टम को फिजिबल होने के लिए, किसी प्रोसेस को फिजिबल होने के लिए, पॉसिबल होने के लिए डेल्टा जी मस्ट बी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव होना चाहिए। अब ये बात आती है कि होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने से हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर डेल्टा एस बढ़ता है, अगर एंट्रोपी बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है, तो होगा क्या, टी डेल्टा एस, ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू ज्यादा हो जाए किससे डेल्टा एस से। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी डेल्टा एस से, तो बताओ ये ज्यादा है इससे, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये यहां से निगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी निगेटिव अगर हो गया
तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। हमें यही चेक करना है ग्राफ के माध्यम से, है ना। और ये ग्राफ लगभग हर कंपनी के पास होती है, कमर्शियल जितनी भी कंपनियां इस तरह के एक्सट्रैक्शन करती हैं, ग्राफ हर किसी के पास होगा। उसमें मल्टीपल जितने भी ऑक्साइड पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी एजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, सबके ऑक्साइड का रिएक्शन का ग्राफ होता है, जिससे जो है वहां पे जो इंजीनियर है, जो वहां पे ऑब्जर्वर है, उसे देखता है कौन सा यूज करना है, कौन सा बेस्ट है, वो सब है ना गणित लगा लेते हैं पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफ डेल्टा जी नेगेटिव फॉर नेट रिएक्शन इन्वॉल्व। अब जो रिड्यूसिंग, जिसके लिए जिसको रिड्यूस करना हो और जिसके द्वारा रिड्यूस करना हो, उन दोनों के मिला के उन दोनों का डेल्टा जी जो नेट आएगा, अगर वो निगेटिव आ जाता है तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको कि कब जो है यहाँ पे फिजिबल है, कब फिजिबल नहीं है। एक चीज देखो आप, अगर मैं कोई भी एग्जांपल उठाऊं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल उठाया, ये सब निगेटिव वैल्यूज हैं, डेल्टा जी की निगेटिव वैल्यूज है। ये टेम्परेचर आपका दोनों में दिया है, केल्विन अगर डिग्री सेल्सियस में। मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मुझे है ना ये क्यूप्रस ऑक्साइड से Cu2O से मुझे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। मान लो मेरा पर्पज क्या है, मेरा पर्पज है कि Cu2O ये एक आपका ओर से आपका ऑक्साइड बनाया गया है, इस ऑक्साइड से मुझे कॉपर क्या करना है, इस ऑक्साइड से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। मान लो मुझे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, मैं एग्जांपल लेता हूं कि Cu2O है ना, Cu2O है ना, इससे मुझे है ना कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है ना, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं कौन सा एजेंट चूज करूं, तो बताओ। Cu2O से कॉपर निकालना है, बिल्कुल कॉपर निकालना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O2। मैंने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया, इस रिएक्शन को उल्टा, यहाँ पे रिएक्शन कैसे लिखा है, Cu प्लस O2 और 2Cu2O। तो यहाँ पे रिएक्शन जो सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे डेल्टा जी कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है इस पूरे रेंज में भाई। 0 डिग्री सेल्सियस से -300 आगे बढ़ता गया, -100 है ना। डेल्टा जी पूरे प्रोसेस में कैसा है, निगेटिव है, पहली बात ध्यान रखना। लेकिन जैसे रिएक्शन को मैं अपोजिट कर दिया, डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। रिएक्शन को उल्टा करने से डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है, डेल्टा जी जो है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर वो निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान समझना, मैं भी लिख नहीं रहा हूं, डेल्टा जी क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। अभी हम अलग अलग टेम्परेचर में बात करने वाले, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव होने वाला है। अब यहाँ पे एक बात देखो, अगर मैं इसमें कोई भी एजेंट यूज कर लूं, कोई भी एजेंट यूज कर लूं, तो अगर आप देखो डेल्टा जी इसका पॉजिटिव हो गया, मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, मैं क्या यूज कर लूं, मैं यूज करता हूं ये वाला कार्बन प्लस O2 प्लस CO वाला, ये वाली लाइन जो ग्रीन लाइन जा रही है आपकी, ये वाली। मान लो मैंने इसको यूज कर लिया, या एग्जांपल और ले लो आप, मान लो आपने किसको यूज कर लिया, C प्लस O2 प्लस CO2, आपने यूज किया C प्लस O2 बना रहा है CO2, आपने ये वाली लाइन यूज कर ली, ये वाली लाइन, ठीक है। अब बताओ, ये वाली लाइन पूरे टाइम इससे नीचे है, पहली बात ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना कि ये लाइन है, ये हमेशा इस वाली लाइन से क्या है, नीचे है, ठीक है। अब इसका डेल्टा जी कैसा है, निगेटिव है, -400 है, लगभग हर टेम्परेचर पे लगभग इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, -400 है। इसका डेल्टा जी निगेटिव है, ठीक है। और इसका डेल्टा जी कैसा हो गया है, पॉजिटिव हो गया। और हमेशा पॉजिटिव कैसा होगा, यहां पे करोगे -300 से +300 हो जाएगा, और ऊपर जाओगे +200 हो जाएगा, और ऊपर जाओगे +100 हो जाएगा। मतलब हम मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं +200 मान लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। इसका डेल्टा जी +200 मान लेते हैं, किसी भी रीजन ले लेते हैं यहाँ पर +200, और ऐसा कितना है, -400। जोड़ दो दोनों को, जब दोनों को जोड़ दोगे O2 से O2 कट गया, क्या बन जाएगा, 2Cu2O प्लस C कहां जा रहा है, CO2 में प्लस 4CO में। तो बेटा ध्यान से देखो इसको, ये रिएक्शन क्या हो गई, ये कार्बन के द्वारा आपने क्या कर दिया, कार्बन के द्वारा आपने इसको रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो कार्बन, अब चेक करना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। आपने एजेंट चुना कार्बन, आपने कार्बन यूज किया। अब चेक करना है कि नेट डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। निगेटिव आएगा तो पॉसिबल है, ठीक है। अगर फिजिबल है, मैंने कहा दो चीजें, एक चॉइस और एक फिजिबिलिटी। तो चॉइस तो हमने अब एक ले ली, चेक कर ली, अब चेक करके देखना पड़ेगा निगेटिव है या नहीं है। दोनों को जोड़ दो तो -400, जब आप रिएक्शन को ऐड करते हो डेल्टा जी क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो -400 प्लस 200 ये कितना हो जाएगा, -200। डेल्टा जी जो नेट आ रहा है कैसा आ रहा है, <0 आ रहा है बेटा। इसलिए क्या होगा, ये रिएक्शन पॉसिबल है, और कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। यहां से आप देखो जो लाइनें नीचे है इससे, वो सारी की सारी इसको कर लेंगे, क्योंकि वो सारी निगेटिव लेंगी।
और ये कैसा हो गया है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वैल्यू कैसी है, कम वैल्यू है। तो जितनी भी लाइनें नीचे हैं इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान देना, बाद में हम एक ट्रिक बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, बाद में हम लोग इसमें एक ट्रिक बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। तो जो लाइनें नीचे हैं वो ऊपर वाली लाइन क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अभी तक आपने यही सीखा, ठीक है, सीखा। अभी एग्जाम्पल और लेंगे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कट कर रही है लाइन, ऐसी वाली एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल अगर मैं और लूं, एक एग्जाम्पल मैं और लूं, अगर जैसे एग्जाम्पल मान लेता हूं मैं कि अब की बार मैंने एग्जाम्पल लिया जिंक वाली लाइन को यहाँ स्टार बनाया है मैंने, तो ये स्टार पे जाके कट कर रही है इस लाइन, तो मैं इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को ले रहा हूं। तो मुझे जिंक ऑक्साइड को जिंक रिड्यूस करना है, Zn2O, मैंने इसको रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, 2Zn प्लस O2 लिख दिया। मुझे जिंक ऑक्साइड से Zn निकालना है, किसके माध्यम से निकालना है, जो दूसरी लाइन ये वाली है, कौन सा, कार्बन O2 कहां जा रहा है, CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। तो यहां से मैंने लिया कार्बन प्लस O2 कहां जा रहा है, 2CO में। ध्यान से समझना, एक बार हम जो ये कट पॉइंट है जहां पे कट कर रहा है उसमें कट नहीं हो रहा था कहीं पे भी, यहां पे कट हो रहा है। जब यहां पे कट हो रहा है तो मैं वो कट पॉइंट से पहले की बात करूंगा, कट पॉइंट से बाद की बात करूंगा। मतलब ये जो टेम्परेचर है आपका, ये टेम्परेचर, इससे पहले की बात करूंगा और इसके बाद की बात करूंगा। अब इससे पहले की बात देखो आप, अगर इससे पहले की बात देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे पहले की बात है ना, कट पॉइंट से पहले की बात है ना, कट पॉइंट से पहले की बात देखो। अब यहाँ पे कट पॉइंट से पहले की बात, अब बताओ आपने इस रिएक्शन को उल्टा किया है, जिंक ऑक्साइड को उल्टा किया। मान लेता हूं मैं कोई जनरल पॉइंट लेता हूं, कोई जनरल पॉइंट लेता हूं, ऐसा कोई टेम्परेचर लेता हूं, मान लेता हूं एग्जांपल लेता हूं मैं ये टेम्परेचर, जो दोनों लाइन को कट करे, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये टेम्परेचर कोई भी ले लो, इससे पहले कोई टेम्परेचर ले लिया मैंने, इस कट पॉइंट से पहले मैं ये वाली लाइन यूज कर रहा हूं और ये वाली लाइन यूज कर रहा हूं, ठीक है। इससे पहले मैंने कोई टेम्परेचर ले लिया, जब लिया मैंने, एक चीज देखो आपको मिला, इस वाले के लिए पॉइंट ये मिला, इस वाले के लिए पॉइंट क्या मिला, ये मिला, ठीक है, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। इसके हिसाब से डेल्टा जी कितना आया, लगभग मैं मान लेता हूं कि कुछ भी वैल्यू ले लो, तो आपने डेल्टा जी कितना आया, आपने लेते हैं, मान लेते हैं आपका आया 600 से कम होगा, और लगभग मान लेते हैं 650 लेता हूं, -650। तो -650 नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, रिएक्शन सीधी थी, Zn प्लस O2 Zn O, तो -650 आया। अब आपने रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, तो कैसा आएगा, इसका आएगा +650 आएगा, डेल्टा जी कैसा आएगा, +650 आएगा, ठीक है। इस ग्राफ से ये मिला कि आपने रिएक्शन उल्टा किया, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव। अब आता है दूसरा वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट को लो, ये कितना आ रहा है, -350 लेते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को आपने उल्टा नहीं किया है, रिवर्स नहीं किया है, इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया, क्या करोगे, -350, इन दोनों को जोड़ दो, O2 से O2 कट गया, आपका मिल जाएगा Zn O प्लस C, Zn प्लस 2 हटा दो यहां से, क्या हो जाएगा, CO। अगर आप करते हो, आप बताओ दोनों के डेल्टा जी क्या हो जाएंगे, दोनों के डेल्टा जी ऐड हो जाएंगे, और कितना आएगा, +350 प्लस, बोलो 350 प्लस, ये कितना हो जाएगा 50, यहां से प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 0 0 0, और ये कितना आ जाएगा 3 +300। बेटा डेल्टा जी कैसा आ गया, पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल। मतलब इस टेम्परेचर से पहले कहीं पे भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहां डेल्टा जी है ना निगेटिव हो जाए, हर जगह, क्योंकि हर जगह कहां है, हर जगह ये लाइन ऊपर है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो लाइन कहां है, ऊपर है, ऊपर मतलब निगेटिव वैल्यू क्या है, कम है। मतलब इस पॉइंट से जहां पर दो लाइनें कट करती हैं इस ग्राफ में, उससे पहले नीचे वाली ग्राफ ऊपर वाली ग्राफ को कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाएगी, कभी भी। ध्यान समझना, कट पॉइंट से पहले जब दो लाइनें कट करती हैं, कट पॉइंट से पहले नीचे वाला ग्राफ ऊपर वाले बंदे के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ध्यान से समझना, कट पॉइंट से, फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, कट पॉइंट से पहले जो कट पॉइंट होता है, दो ग्राफ का कट पॉइंट, उसमें नीचे वाला ग्राफ ऊपर वाले ग्राफ को रिड्यूस, ऊपर वाले ग्राफ के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब हम कट पॉइंट के बाद की बात करेंगे। अच्छा, कट पॉइंट पे क्या होगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आज से पूछा नहीं गया, पूछ सकता। कट पॉइंट पे क्या हुआ, कट पॉइंट पे दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू, एक की पॉजिटिव और एक की नेगेटिव, और डेल्टा जी क्या आ जाएगा, 0, और क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो कट पॉइंट पे क्या मिलने वाला है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलने वाला है, नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलने वाला है, जिस टेम्परेचर में कट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर अब कट पॉइंट के बाद की बात करते हैं। कट पॉइंट के बाद बेटा
अब कट पॉइंट के बाद की बात करते हैं कि इसके बाद कोई पॉइंट ले लो। इसके बाद मान लो मैंने एक पॉइंट लिया, मान लेते हैं ये टेम्परेचर मैंने एक पॉइंट लिया जहां पे दोनों पॉइंट मिले। जैसे जिंक वाला पॉइंट तो ऊपर होगा, यहाँ कहीं होगा, तो जिंक वाला पॉइंट मान लेते हैं यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है, जो इस लाइन कट कर रहा होगा, और जो आपका CO वाला पॉइंट है ये यहाँ कहीं है। अब बताओ, अब ZnO का ग्राफ लिखो आप। अब फिर से लिखो ZnO टू ZnO, आपको उल्टा करके लिखना है क्योंकि आप उसको रिड्यूस कर रहे हो, जिंक को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, प्लस O2, ठीक है। तो बताओ इसका पॉइंट कितना आ रहा है, लगभग -200, और -200 नहीं, उल्टा कर दे तो क्या आ जाएगा, +200। देखो ना जिंक वाली लाइन कहाँ है, जिंक वाली लाइन यहाँ कहीं जा रही है, यहाँ कहीं, ये कहीं जा रही है, और यहाँ कहीं जाएगी, यहाँ कहीं जाएगी, देखो बढ़ते हुए यहाँ कहीं जाएगी, और ये कितना आ रहा है, -200 मान लेता हूं मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, -200 मान लेता हूं। तो अब बताओ रिएक्शन को रिवर्स किया है तो क्या हो जाएगा, +200, ठीक है। अब आपने क्या रिड्यूस किया था इस कट पॉइंट के बाद, कौन था ये कार्बन वाला, ये तो सीधा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2C + O2 क्या बना, 2CO, और इसका पॉइंट, इस पॉइंट पे कितना आ रहा है इसका, -600 लगभग मान लेता हूं, इस पॉइंट पे लगभग माइनस, मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं कर रहा हूं, लगभग ले लो। अब दोनों को जोड़ दो, फिर से O2 से O2 कट गया, फिर से भैया जिंक O + C + क्या जाएगा Zn, और यहां से क्या जाएगा CO, लेकिन अब की बार डेल्टा जी जो ऐड होगा -400, और डेल्टा जी कैसा आ गया, निगेटिव मतलब रिएक्शन कैसा है, फिजिबल मतलब पॉसिबल, मतलब अब ये मालूम चला कि कार्बन के इस रिएक्शन के द्वारा ZnO को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कब, इस कट पॉइंट के बाद, इस कट पॉइंट के बाद। कट पॉइंट पे क्या था, इक्विलिब्रियम, कट पॉइंट से पहले डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा था, कट पॉइंट के बाद कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। तो अब हम लोग एक ओवरऑल जो है एक पॉइंट लिखेंगे कंप्लीटली। बेटा ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो मेंशन करना बेटा, मैं फिर से एक एग्जांपल और अच्छे से आपको समझाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो आपको मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है आप प्लीज मेंशन करो सर मुझे एक बार एग्जांपल और बता दो, एक एग्जांपल और बता दो, मैं आपको एक एग्जांपल और आपको यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप जो है, ठीक है, या आप मुझे जो है ना मैसेज कर दोगे तो आपको मैं पर्सनली भी डाउट है ना कवर कर दूंगा, कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है बेटा, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं एक आउटपुट लिखने वाला हूं कि इस आउटपुट समझते हो, इस पूरी कहानी का है ना निचोड़ लिखने वाला हूं, है ना, निचोड़ लिखने वाला हूं। पहला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, ध्यान समझना, है ना, पहला पॉइंट लिखूंगा, जैसे मान लेता हूं एक सिंपली ऐसे बनाता हूं शॉर्टकट में, ये आपका कट पॉइंट है, ये आपका कट पॉइंट है, ठीक है। तो कट पॉइंट से पहले नीचे वाला एजेंट ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, कट डेल्टा जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है यहां। इसके बाद कट पॉइंट के बाद नीचे वाला जो भी बंदा है ये ऊपर वाले क्या कर सकता है ना, ये रिड्यूस कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, है ना, बिलो लाइन, है ना, डायरेक्टली एक पॉइंट लिखता हूं, बिलो लाइन कैन रिड्यूस, बिलो लाइन का जो भी आपका यहाँ पे सब्सटेंस होगा, है ना, कैन रिड्यूस अपर लाइन ऑक्साइड, अपर लाइन के ऑक्साइड को बिलो लाइन का जो बंदा है वो क्या कर सकता है, वो रिड्यूस कर सकता है, ठीक, इतनी सी बात है इस पूरे पॉइंट की निचोड़। और जितना ज्यादा गैप होगा उतना इजीली करेगा, है ना। और बात क्या लिखेंगे हम लोग, मोर गैप बिटवीन these two lines then easily reduce, ठीक है, जितना ज्यादा गैप उतना ज्यादा इजीली रिड्यूस कर सकता है। बात समझ आई, अगर गैप ज्यादा है तो ज्यादा रिड्यूस करेगा। इससे ये मालूम चल जाएगा किस टेम्परेचर पर रिडक्शन करवाएं,
है ना। जिस टेम्परेचर में ज्यादा गैप मिल रहा है वहां अच्छा है, जिस टेम्परेचर में कम गैप मिल रहा है वहां खराब है। तो इससे कॉमर्शियल बेस पे एक आइडिया लग जाता है कौन सा बेस्ट होगा। समझ में आया बेटा, है ना। इसको इतने अच्छे से पढ़ना है ना। कोई पॉइंट अगर आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे जेईई मेंस में इन दोनों पॉइंट का यूज कर क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, कैसे जेईई एडवांस में क्वेश्चन बनाता है, और जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, उन दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। दोनों रिएक्शन कंप्लीट जो रिएक्शन लिखते हो आप उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। और उससे पहले ठीक है, तो आपको ये बात समझना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है आपको ये जो है ये पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। कहानी क्लियर है क्या, बोलो, ये कहानी क्लियर है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आता है कि भाई आखिर इस इलिंगम डायग्राम का लिमिटेशन क्या है ना। लिमिटेशन क्या है, किसके बारे में बात नहीं किया इसने, है ना। इसकी लिमिटेशंस क्या है। ऐसे बहुत सारे अभी तो बहुत सारे कम ऑक्साइड हैं, इससे ज्यादा ऑक्साइड्स होते हैं। जो एक्चुअल डायग्राम पूरा है कंपनी के पास वो बहुत बड़ा होता है, उसमें अलग अलग जितने भी ऑक्साइड पॉसिबल है सारे ऑक्साइड मेंशन होते हैं, ठीक है बेटा। इसके आप जो है नोट्स बना लो प्रॉपर, इतना काफी है, इतना इनफ है ना आपको जेईई मेंस के लिए, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। अब एक चीज देखो आप, अब इसमें अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस की, है ना, मैं लिमिटेशंस की बात करूं अगर, क्या लिमिटेशंस है ना। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं इस पार्ट में कि क्या लिमिटेशंस है बेटा, तो देखो, है ना, कुछ पॉइंट यहां मेंशन कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना है। अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं, लिमिटेशंस ऑफ इलिंगम डायग्राम है ना, लिमिटेशंस ऑफ इलिंगम डायग्राम की बात करूं तो पहली बात ये जो है काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन की बात नहीं किया। काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन नॉट बी मेंशन्ड, मैं सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा है, कितनी देर में रिएक्शन होगा, कितने टाइम में रिएक्शन होगा, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा ना, टाइम रेट ना, रेट के बारे में बात नहीं कर रहा है ना, रेट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ओनली पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि इस टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल होगा, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है। ये बात पहली बात हो गई कि इसको आप जो मेंशन करेंगे कि ये जो है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक तो आपके पास ये लिमिटेशन हो गई, ठीक है। तो आपको ये बात समझना है, नए टाइम के बारे में बात कर रहा है, नए रेट के बारे में बात कर रहा है, ओनली पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। इस टेम्परेचर से पहले रिएक्शन पॉसिबल होगा, इस टेम्परेचर के बाद रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से जो है इस बात को ध्यान रखना है बेटा, है ना। और अच्छे से चीजों को, है ना, आपको पढ़ना है। अगर एक बात, छोटी सी बात लास्ट में एनालाइज करें तो आप देखो कार्बन सॉलिड और कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड लोअर टेम्परेचर पे नीचे आ रहा है इन सब ग्राफ से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एफईओ को अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, जब मैं आपको ब्लास्ट फर्नेसेस पढ़ाऊंगा तो उसमें एफईओ का रिडक्शन आएगा। तो एफईओ के नीचे आ रहा है, और ये तो नीचे आ रहा है लेकिन कब आ रहा है, हायर टेम्परेचर पे आ रहा है। ये कब आ रहा है, लोअर टेम्परेचर पे आ रहा है। यही बात वहां काम आएगी, पूछेगा कि कार्बन सॉलिड अच्छा है या कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द बेटर, क्यों, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे ही रिड्यूस कर दे रहा है, लोअर टेम्परेचर पे ही नीचे है, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन को रिड्यूस कर सकती है। और कार्बन सॉलिड को करता है ना, हायर टेम्परेचर पे। तो इसलिए जो है इसको ब्लास्ट फर्नेसेस में यूज करते हैं। ब्लास्ट फर्नेसेस जहां पे बहुत हायर टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस इस तरह का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वहां पे होता है, तब जाके आपका कार्बन वहां पे काम करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई क्या, ठीक है। हायर टेम्परेचर पे काम करता है, और जितना ज्यादा गैप उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे वाला ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा ऊपर वाले ऑक्साइड के लिए, ऊपर वाला नहीं होगा नीचे वाले के लिए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है, अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। एक कहता ना कि अगर कहते हैं एक बड़ी हवेली के बगल में एक झोपड़ी है, तो हवेली वाले को झोपड़ी वाले से डर के रहना चाहिए। झोपड़ी वाला कभी भी, है ना, हवेली वाले को जिंदगी तहस नहस कर सकता है, इसका ध्यान कभी उसके हल्के में नहीं लेना चाहिए, इस बात का ध्यान। इसीलिए किसी को भी तिनका भी आपकी जान ले सकता है, तो तिनका को कभी कमजोर समझना नहीं चाहिए। तो नीचे वाला जो है ना, ऊपर वाले को, इस बात, है ना, ऊपर वाले को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें।
और चलो ऐसे बातें कर रहे हैं हम लोग, है ना, बहुत सारी, और आप लोग मोटिवेटेड रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आयरन के लिए, आयरन के सारे प्रोसेस, पिग आयरन क्या होता है ना, कास्ट आयरन क्या होता है, अच्छा आयरन कौन सा है, रॉट आयरन कौन सा है, गंदा आयरन कौन सा है, वो सारी बात करेंगे। कैसे होता है ब्लास्ट फर्नेसेस, कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे लास्ट में एक्सट्रैक्शन के ऊपर। देखो मैं 2 पार्ट में क्वेश्चन करा चुका हूँ, है ना, एक तो कंसंट्रेशन का फोर्स, एक ओर्स के ऊपर। अब बचा कौन, एक्सट्रैक्शन। जब पूरा एक्सट्रैक्शन खत्म हो जाएगा आयरन का, कॉपर का, जिंक का, है ना, इस तरह का सबका हो जाएगा, तो मैं जो है उसके बाद पूरे एक्सट्रैक्शन पे क्वेश्चन कराऊंगा एक साथ। फिर लास्ट में बचेगा रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग खत्म होते ही पूरा प्रोसेस खत्म। और बेटा जानते हो कि चैप्टर खत्म होगा, आपको पता होना चाहिए इस बार के मेंस में भी, है ना, आपका एक क्वेश्चन आया था रिफाइनिंग के ऊपर, मॉन्ड प्रोसेस, मॉन्ड प्रोसेस, मोनिका। मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, निकिल के लिए, मोनिका। तो मॉन्ड और निकिल, तो मैं सारे ट्रिक्स आपको समझाऊंगा कैसे आप इसे याद करें, है ना, इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना, बाय बाय।